नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शौर्य कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमसे जुड़ी तमाम सारी जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में तो अपने स्टडी ग्रुप में। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं कृषि के विभिन्न टॉपिकों की तरफ, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पहला है हमारा वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर जो है केचुआ पालन से संबंधित है। पोमो कल्चर फल के उत्पादन से संबंधित है। ओल्ड्री कल्चर सब्जी का उत्पादन से संबंधित है। हार्टिकल्चर बागवानी से। एरोपोर्टी हवा में जो पौधे उगाए जाते हैं उसे हम एयरपोर्टिक कहते हैं। हाइड्रोफोनिक्स पौधों का क्या होता है, पानी में उगाए जाने वाले पौधों का हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेरीकल्चर की। सेरीकल्चर जिसे हम कीट पालन के नाम से जानते हैं, तो ये सेरीकल्चर शब्द जो है वो रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपीकल्चर इसी तरीके से एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से। तो फ्लोरिकल्चर फूल का उत्पादन, जो फूल का उत्पादन होता है उसे हम फ्लोरिकल्चर के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरीके से विटीकल्चर जो है वो अंगूर की खेती से संबंधित है। अंगूर की खेती जो होती है उसको एक नाम दे दिया गया है विटीकल्चर, ताकि हम समझ जाएंगे कि इसमें अंगूर की खेती होती है। इसी तरीके से फ्लोरिकल्चर का मतलब फूलों से संबंधित खेती होती है। पीसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन, मछलियों का पालन होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कुछ क्रांतियों की, जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं कृषि से संबंधित, जो बार बार पूछी जाती हैं हमारे यूपी एग्जाम के द्वारा। तो कृष्ण क्रांति जो है बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। बायोडीजल का उत्पादन जो होता है उसे हम कृष्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। लाल क्रांति जो है हमारा टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। इसी तरीके से गुलाबी क्रांति को हम देखते हैं तो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं से संबंधित है। अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। जितनी भी क्रांतियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चुनिंदे क्रांतियों को हमने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है जो कि यूपी एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाली क्रांतियां हैं। ये कृषि से संबंधित टॉपिक है। उसके बाद हम बात करते हैं हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति जो हमारा एक खाद्यान्न से संबंधित है। उसी तरीके से श्वेत क्रांति की हम बात करते हैं तो श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन। दूध का जो रंग होता है हमारा श्वेत होता है, तो उससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसी तरीके से नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन की अगर बात कही जाती है तो वहां पे नीली क्रांति का नाम बोला जाता है। भूरी क्रांति को हम उर्वरक उत्पादन से जानते हैं। भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। अगर हम रजत क्रांति की बात करें तो समझ जाइए कि अंडा उत्पादन की बात हो रही है। इसी तरीके से पीली क्रांति की अगर बात की जाए तो समझ जाइए तिलहन उत्पादन। तिलहन मतलब जिससे तेल निकलने जाते हैं, जिसका तेल ज्यादा से ज्यादा तेल का उत्पादन होता है, उसे हम पीली क्रांति बोलते हैं। इसी तरीके से अंडा वाला रजत क्रांति, उर्वरक, भूरी क्रांति, मत्स्य, नीली, दुग्ध, श्वेत, खाद्यान्न, हरित क्रांति। तो जी हाँ दोस्तों, ये मुख्य क्रांतियां थी। अब हम बात करते हैं फसलों की। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार हो जाती है वो कौन सी फसल होती है, उसे हम जायद फसल कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार हो जाती है वो कौन सी फसल होती है, जायद की फसल होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। खरीफ की फसल कौन सी है, तो जी हाँ दोस्तों, खरीफ की फसल ज्वार बाजरा मक्का चावल तिल आदि है। ज्वार बाजरा मक्का चावल तिल आदि ये जो है खरीफ की फसल है। रबी की फसल कौन कौन सी है, रबी का मतलब जो जाड़े के मौसम में बोई जाने वाली फसलें हैं, गेहूं, चावल, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि, ये रबी की फसलें हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि खरीफ की फसलें ज्वार मक्का बाजरा चावल तिल इत्यादि हैं, मतलब बरसात में जो बोई जाती हैं। रबी का मतलब ठंडी के मौसम में बोई जाने वाली फसलें। जी हाँ दोस्तों, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है, वर्षा पे। तो बरसात पे ही हमारी जो कृषि है वो संपूर्णतः निर्भर है। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है, रबी की फसल। जैसा कि हमने आपको बताया कि ठंडी के मौसम में यानी अक्टूबर से अप्रैल, अक्टूबर से ठंडी स्टार्ट हो जाती है, उसमें हमारा रबी की फसल आती है। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वो फसल हमें क्या कहलाती है, रबी की फसल कही जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आगे बात करता हूँ खरीफ की फसलों की। जो फसल
जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काट ली जाती हैं। जो फसलें जुलाई में बो करके अक्टूबर में काट ली जाती हैं वो कौन सी फसल होती हैं? वे खरीफ की फसल कहलाती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम एक बार आपको इस टॉपिक के बारे में फसलों के रबी, खरीफ और जायद की फसलों से विस्तृत एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान। हरित क्रांति के जनक माना जाता है। हरित क्रांति के जो जनक हैं किसको माना जाता है? जो हरित क्रांति के जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये 1967 से लेकर 68 ईस्वी में हरित क्रांति जो है का नाम दिया गया था वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन पे था। खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका थी गेहूं की। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन था। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति कब स्टार्ट की गई थी? 1967 से 68 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी। और भारत में अधिक से अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान की फसल जो है सबसे अधिक, सर्वोत्तम मात्रा में धान की फसल जो है भारत में उगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे आप रट लीजिए। जायद ऋतु की कौन कौन सी फसलें हैं? खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। जायद में बोने जाने वाली जो फसलें हैं खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है आदि। नकदी की फसल कौन सी है? नकदी की फसल चावल है। अब देखिए आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बजा बजा करके। नकदी की फसल कौन सी है? अब आपको पता ही नहीं, अगर आपको पता है कि चावल है नकदी की फसल तो आप टिक कर देंगे। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है। जी हाँ दोस्तों, इसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? नीली क्रांति, जैसे मैंने अभी क्रांति के बारे में आपको बताया था कि नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं कि नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है या नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो मत्स्य उत्पादन या मत्स्य उद्योग किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से है। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो जैसे मैंने बताया था कि दुग्ध उत्पादन को हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो वहां पे आपको पूछ भी सकता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? दुग्ध उत्पादन के उद्योग से है। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित रखती है? आप देखिए यहाँ पे सुनहरी क्रांति की बात हो रही है बागवानी से व शहद उत्पादन से। सुनहरी क्रांति कई बार जो एग्जाम में पूछा गया है कि सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? तो बागवानी व शहद उत्पादन से। गोल क्रांति आलू से। तो इस तरीके से कौन सी क्रांति किससे संबंधित रहा है? जैसे कि हरित क्रांति की हम बात करें तो हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है? तो हरित क्रांति है वो सबसे ज्यादा उपयोगी जो रही है वो गेहूं और चावल पे रही है। यह हरित क्रांति सबसे ज्यादा उपयोगी गेहूं और चावल की खेती पे रही है। अभी मैंने आपको बताया था हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। उन्होंने ही जो है हरित क्रांति नाम दिया था जो गेहूं और चावल उत्पादन से संबंधित है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? धान्य भंडार जहाँ पे धान्य जो है सबसे अधिक होता है, तो किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को। यहाँ दोस्तों पंजाब ऐसा देश है जहाँ पे ये भारत देश का ही राज्य है पंजाब, और यहाँ पे धान्य बहुत अधिक होता है, चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। तो फल और सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अंगूर की खेती की बात करते हैं तो अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। जी हाँ दोस्तों, अंगूर की जो खेती है वो किससे संबंधित थी? किस क्रांति से? विटिकल्चर से। ध्यान रखिएगा, विटिकल्चर से अंगूर के फसल की क्रांति जो है संबंधित थी। तो यहाँ पे अंगूर की खेती की बात हो रही है। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। नासिक जो शहर है वो बहुत ही प्रसिद्ध शहर है और अंगूर की खेती के लिए। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? मूंगफली जो है सबसे अधिक गुजरात राज्य में
उगाई जाती है? चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक चावल उत्पादन का राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य है जो कि भारत के अंतर्गत है। इसमें गेहूं की खेती नहीं होती है। तमिलनाडु राज्य में जो है गेहूं की खेती नहीं होती है। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु में। फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, आपको मैंने पहले बता दिया था, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन को मैं रिपीट करके आपको रिमेंबर करा रहा हूं कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, ये जो है यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। एक बार मैं आपको रिपीट कर देना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा। ये यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित हमारा परिवेश, ग्रामीण परिवेश से संबंधित कृषि टॉपिक से अंतर्गत ये क्वेश्चन है। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? 64.5%। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? काफी। काफी की जो फसल है वो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। जी हाँ दोस्तों, नागपुर में राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद हम बात करते हैं मूंगफली के दाने की। मूंगफली के दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 60%। सॉरी, यहाँ पे देखिए 70% मैं गलती से लिख दिया हूँ, लेकिन मूंगफली में के दाने में जो औसत परसेंट होते हैं वो 60% होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। ये 70% लिख दिया गया है गलती से। केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान संस्थान जो है वो हमारा हैदराबाद में स्थित है। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? जी हाँ दोस्तों, मैंने इसके पहले आपको बता चुका हूँ कि मक्का की खेती जो है खरीफ की फसल जो है। मक्का किसी फसल है? खरीफ की। तो ये खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली फसल है मक्का। इसी तरीके से हम बात करते हैं दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? दुग्ध क्रांति जो है, श्वेत क्रांति जिसे हम बोलते हैं दुग्ध उत्पादन, उसका श्रेय किसे जाता है? हमारे डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने ही श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन का नाम दिया था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा समय लगने वाला फसल जो है जिसमें सर्वाधिक समय लगता है कटाई और बुआई में, वो गन्ना है। गन्ना जो है बहुवर्षीय फसल के अंतर्गत रखी गई फसल है जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है कटाई और बुआई के समय में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तिलहन जो प्रौद्योगिकी मिशन है उसकी स्थापना 1986 में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तिलहन की बात करें तो तिलहन जो है तेल से संबंधित है और इसके प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई थी। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? जी हाँ दोस्तों, उर्वरक उत्पादन की बात करते हैं तो भारत का जो है तीसरा स्थान है। विश्व में भारत का तीसरा स्थान है उर्वरक उत्पादन में। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत में जो है वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद जो है वह कृषि संबद्ध क्षेत्र का योगदान जो है 13.67% है। कितना है? 13.67%। रेशे वाली फसलों के बारे में बात करते हैं तो रेशे वाली फसलें कौन कौन सी हैं उसको जान लेते हैं पहले। कपास और जूट, सन आदि जो है ये रेशे वाली फसलें हैं। जी हाँ दोस्तों, रेशा जिससे निकलता है वो फसलें जो है रेशे के अंतर्गत आती है। जैसे कपास है, कपास से रेशे निकलते हैं। जूट, सन इत्यादि ये जो है रेशे वाली फसलें के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? तो कपास का जो आयात होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। यह अमेरिका बहुत ही बड़ा कपास का आयात है। इनमें भारत में लंबे रेशे जो होते हैं वो कपास का मुख्यतः कहाँ से आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से ही आते हैं। दलहन उत्पादन की हम बात करें तो दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? दलहन के लिए राजस्थान जो है सबसे
अग्रिम है, बहुत ही आगे राज्य है ये राजस्थान, जहाँ पे दलहन का उत्पादन होता है। सबसे अधिक मात्रा में राजस्थान में ही दलहन का उत्पादन किया जाता है। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ज्यादातर मछलियों का उत्पादन किया जाता है और वो भी स्वच्छ जलीय मछलियां होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जी हाँ दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में भारत अव्वल है, एकदम सबसे आगे प्रथम स्थान पे है। भारत दुग्ध उत्पादन में सबसे आगे, सर्वप्रथम फर्स्ट नंबर पे है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? चाय की बात है दार्जिलिंग में। जी हाँ दोस्तों, भारत में सर्वोत्तम चाय जो आती है वो कहाँ से आती है? दार्जिलिंग से आती है। और दार्जिलिंग में बहुत ज्यादा मात्रा में चाय की खेती की जाती है। वहाँ के लोग ज्यादातर चाय की खेती ही करते हैं व्यावसायिक रूप में। किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? पानी तो बहुत चाहिए लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए क्षेत्र में जहाँ पे चाय की खेती की जाती है। चाय ऐसी फसल है उसके लिए पानी तो बहुत चाहिए होती है, लेकिन उसके खेत में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जमाव नहीं होना चाहिए। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल में सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन होता है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। केरल में सबसे ज्यादा काजू उत्पादन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हरित क्रांति की। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? जी हाँ दोस्तों, हरित क्रांति की हम बात करते हैं तो हरित क्रांति से आप आशा समझ रहे हैं गेहूं और चावल उत्पादन से है। और हरित क्रांति के जनक हमने आपको बता ही दिया, एम एस स्वामीनाथन जी थे। तो इस तरीके से हरित क्रांति के फलस्वरूप कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? सबसे ज्यादा अगर कमी देखी गई तो दलहन और मोटे अनाज में जो है कमी दिखाई दी, क्योंकि वो धान्य के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई हरित क्रांति में। गेहूं मुख्य फसल रही हरित क्रांति की। उसके बाद हम बात करते हैं शुष्क भूमि के लिए। शुष्क भूमि सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। ये मूंगफली है जो शुष्क भूमि में सबसे अच्छी फसल है जो उगाई जाती है और सर्वाधिक मात्रा में इसका उत्पादन भी होता है शुष्क भूमि में मूंगफली की। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका है। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, हुगली नदी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जूट की खेती की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं तंबाकू की खेती के बारे में। तो तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का जो है तीसरा स्थान है। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ये तंबाकू उत्पादन में तीसरे स्थान पे है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, भारत में जूट का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो किस राज्य में है? वो पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है सोयाबीन की खेती होती है। भारत में सबसे बड़ा जो है सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जी हाँ दोस्तों, नारियल की बात कर रहे हैं। नारियल के उत्पादन में भी भारत जो है प्रथम स्थान पे है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पूरे विश्व में भारत जो है प्रथम स्थान पे है नारियल उत्पादन में। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के मैं आप के समक्ष प्रस्तुत हूँ। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? जी हाँ दोस्तों, चारागाह की हम बात करते हैं। जो चारागाह छुटा रहता है वो कितने परसेंट है भारत में? वो 4% है। भारत में कितने प्रतिशत चारागाह है? 4%। वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? कितने क्षेत्रफल पे यानी कितने एरिया पे जो है वन है? तो 21%। 21% वन से भरी भूमि का प्रतिशत है, यानी 21% भूभाग पे वन ही वन पाए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा वन ही है 21% भूमि के भाग पे। बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? अब बंजर भूमि का देख लीजिए, वो 24% है। जिस तरीके से मैं ये प्रतिशत आपको दे रहा हूँ बहुत ही छाट करके निकाला गया परसेंटेज है इसमें, और ये से आप मुख्यतः याद कर लीजिए, बहुत ही आवश्यक है। ये बार बार पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रतिशत भाग में चारागाह है? 4%। वन से भरी भूमि का कितना प्रतिशत है? 21%। बंजर भूमि जो उपयोग में नहीं लाई जाती 24%। नकदी फसलें किसे कहते हैं? वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है उन्हें हम नकदी फसलें कहते हैं। जैसे कपास, गन्ना,
तंबाकू, जूट इत्यादि ये नकदी फसलें हैं। इन्हें कैश क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। ये नकदी फसलें हैं, कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट। उसके बाद हम बात करते हैं केसर। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होती है? कश्मीर में। जी हाँ दोस्तों, केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कश्मीर में। इसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद कर लीजिए कि केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादन की जाती है? कश्मीर में। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन है इस वीडियो में, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उनको गेस करते जा रहा हूं। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला जो प्रथम राज्य है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से ही कृषि को जो है प्रथम दर्जा मिला है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? राज्य समितियों ने। राज्य समिति ने भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? 51% भाग पे जो है कृषि कार्य किए जाते हैं, खेती भाग होती है। अब हम बात करते हैं फसलों की। जायद फसल का क्या अर्थ है? जैसा कि मैंने आपको कई एग्जाम्पल्स और जायद के फसल के बारे में भी बताया था, तो मैंने सोचा कि इसका डिफिनेशन दे करके, कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको अच्छे से समझाने की प्रयास करूं। यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जायद की फसल मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान देने वाली बात है कि मई जून में बो करके जून, जुलाई और अगस्त में काट ली जाती है, जो जायद की फसलें कहलाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रबी की फसल के बारे में कि रबी की फसल किसे कहते हैं। यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? इसकी बुआई का जो समय अक्टूबर नवंबर है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है कि रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। और कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। उसके बाद हम बात करते हैं खरीफ की फसलों के बारे में कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं। ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में बो करके नवंबर दिसंबर में इन फसलों को काट लिया जाता है। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। जी हाँ दोस्तों, जितने भी एग्जाम्पल हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पलों का कलेक्शन करके इस वीडियो में आपको बताया गया है, जो कि खरीफ ऋतु के फसलों से संबंधित हैं। इसे ध्यान से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, जैसे भी उसको तैयार कर लीजिए। ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। तो ये तीनों फसलों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। पहले हमने बताया जायद के फसलों के बारे में, उसके बाद मैंने बताया रबी की फसलों के बारे में, उसके बाद खरीफ की फसलों के बारे में। तो मुख्यतः मौसम के हिसाब से 3 फसलें ही होती हैं, जायद की, रबी की और खरीफ की फसलें। तीनों का समय हमने बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया। अब हम बात करते हैं देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं, तो जी हाँ दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि गेहूं मुख्यतः कुल कितने क्षेत्रों में बोई जाती है। तो ये 15% भाग है। देश के कुल कृषि योग्य भूमि के 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। यानी जितना भी खेती करने योग्य भूमि है उसमें 15% भाग पर गेहूं की फसलें ही केवल उगाई जाती हैं। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? चावल और गेहूं पे। हरित क्रांति को मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हरित क्रांति जो है कई बार पूछे गया है प्रश्न, इसलिए हरित क्रांति से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने लिया है इसमें। तो हरित क्रांति सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? चावल और गेहूं पे। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किन्हें जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1967 से 1968 में। ये ध्यान देने वाली बात है, हरित क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी में।
1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? अब देखिए यूरिया की बात हो रही है, जो कि किसान सर्वाधिक मात्रा में इनका प्रयोग करते हैं। तो भारत जो है यूरिया के मामले में 100% आत्मनिर्भर है। इसको ध्यान दीजिएगा कि ये 100% भारत जो है यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर है। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है? पोटेशियम का आयात भारत करता है पूरी तरीके से। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है? पहले स्थान पे भारत किसके उत्पादन में है? आम, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी। तो ये थे हमारे प्रथम स्थान पे उत्पादन किए जाने वाले, मतलब विश्व में किसके उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो पहला है। ये कई बार पूछा गया है। आम, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी। सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? अब देखिए सब्जियों और फलों के उत्पादन में, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का जो है चीन के बाद स्थान आता है। पहले स्थान पे चीन है। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का नाम आता है? भारत का। चावल जो है चीन के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। काफी के उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? अब देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में हमने जिक्र किया था पिछले स्लाइड में कि काफी जो है कहाँ उत्पादन होती है सबसे ज्यादा मात्रा में? नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो वो स्थान कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है? कुर्ग। काफी के उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? कुर्ग। जो वो कहाँ पे है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। ये भी क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में। ध्यान दीजिएगा इसको। सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य कौन से हैं? तंबाकू सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब हम बात करते हैं झूम खेती। एक क्वेश्चन आया था बीच में झूम खेती का, तो मैंने सोचा झूम खेती के बारे में आपको बता दूं। झूम खेती क्या है? इनमें क्या करते हैं? जंगलों को काट कर भूमि की सफाई कर दी जाती है। इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। क्या करते हैं? जंगलों को काट कर भूमि की सफाई कर देते हैं। उसके बाद भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरकता जब समाप्त हो जाती है, जब उर्वरकता इसकी समाप्त हो जाए जानने पर यह भूमि को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जब इसकी उर्वरकता समाप्त हो जाती है तो इस भूमि को छोड़ करके इसी तरह की खेती जो है कहाँ पे होती है? पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। झूम खेती को मलेशिया में, लडांग, फिलीपींस में, चौगन, मैक्सिको में, मिल्पा, श्रीलंका में, चेन्ना और वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। इसी खेती का कई नाम है। जैसे कि भारत में हम इसे झूम खेती का नाम देते हैं, उसी तरीके से मलेशिया में से लांगा, फिलीपींस में चौंगेन, मैक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में चेन्ना, वेलिनुआ में कोनुको कहते हैं। तो ये था झूम खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा परिवेश, ग्रामीण परिवेश जो लेखपाल भर्ती परीक्षा का एक मुख्य पार्ट है, जिसमें 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके अंतर्गत कृषि एक मुख्य टॉपिक था। उसमें आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सबका कलेक्शन मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। बाकी मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा आपको। जो भी बचे हुए क्वेश्चन है कृषि से संबंधित उसको लेकर के आऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।